एक बार शरद आप डिस्कस करना फिर सबसे, अगर पॉसिबल हो तो, है ना? हाँ हाँ ठीक। हाँ हाँ। चलो, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया एस्टिमेशन, राइट? तो एस्टिमेशन का फॉर्मूला क्या है, मैं उसी एक ही वाइट बोर्ड में लिख रहा हूँ ताकि हमारा जो कंटिन्यूटी रहेगा नीचे नीचे, है ना? तो हमने यहाँ पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था, एरर ये सब देख लिए थे, वेरिएंस हो गया था, नीचे नीचे स्टैंडर्ड नॉर्मल एस्टिमेशन यहाँ से। तो थोड़ा मैं इसको रिपीट कर लेता हूँ। तो हमारा जो एस्टिमेशन हमने पढ़ा था, टू टाइप ऑफ एस्टिमेशन, पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन जहाँ पे हम एस्टिमेट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर, तो पॉइंट एस्टिमेट। इंटरवल एस्टिमेशन जहाँ पे हमने एस्टिमेट कर रहे हैं कि रेंज ऑफ डाटा दे रहे हैं। सपोज मैं बोलता हूँ कि मेरा जो कमिंग मंथ का जो बजट है, तो दैट विल बी बिटवीन अराउंड 5 करोड़ टू 5.5 करोड़ रहेगा। तो दैट इज कॉल्ड इंटरवल एस्टिमेशन, जब हम इंटरवल एस्टिमेशन करते हैं। तो इसको एस्टिमेशन क्यों करते हैं, मेन फोकस रहता है कि वी नीड टू मिनिमाइज आवर लॉस। तो एस्टिमेशन का फॉर्मूला क्या था ना, द मीन मीन्स द म्यू और एक्स बार, तो सैम्पल मीन। हमेशा सैम्पल एस्टिमेशन सैम्पल के ऊपर करते हैं, पॉपुलेशन की डाटा पॉपुलेशन के ऊपर नहीं किया जाता, क्योंकि पॉपुलेशन ऑलरेडी हमारे पास होता नहीं ये है। स्क्रीन शेयर कर लो ना। स्क्रीन तो शेयर किया हुआ है मैंने। नहीं आ रहा नहीं ना। दिख रहा। अच्छा 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 अच्छा, ओके फाइन। मैं सोचा कर रखा है, ओके फाइन। अभी दिख रहा है? यस। ओके फाइन। यस। तो हमने एस्टिमेशन जो करते हैं जनरली सैम्पल के ऊपर करते हैं। तो सैम्पल का मीन होता है एक्स बार प्लस माइनस द एरर। तो व्हाट इज द एरर? एरर इज इक्वल टू द जेड स्टैटिस्टिक्स ऑफ अल्फा बाई 2। अल्फा इज नथिंग बट द you can say the confidence and the confidence level, or you can say yeah the confidence score, you can say confidence level, है ना? That is called your alpha. So now whiteboard में अपना पेन कनेक्ट कर लेता हूँ। फाइन। सो एस्टिमेशन क्या है, एक्स बार प्लस माइनस जेड ऑफ अल्फा बाई 2, दिस इज स्टैंडर्ड डिविएशन, डिवाइड बाय रूट ऑफ एन। रूट ऑफ एन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, यू कैन से नंबर ऑफ सैंपल्स, है ना? तो इसके ऊपर हमने पिछले बार डिस्कशन किए थे। एक केस स्टडी भी हमने लिया था, दोबारा वो केस स्टडी को अभी रिवाइज कर लेंगे 2 मिनट के लिए। उसके बाद दूसरी केस स्टडी हम इसके ऊपर स्टडी करेंगे। सो एक मिनट। हाँ, तो कॉन्फिडेंस जे अल्फा इज इक्वल टू अल्फा क्या बोलते हैं? अल्फा इज योर कॉन्फिडेंस लेवल, यू कैन से, और यू कैन से द अल्फा इज नथिंग बट योर, इसको और एक टर्म से बोलते हैं, एक मिनट, उसको क्या बोलते हैं, मैंने लिखा था कहीं पे, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल रीजन और सिग्निफिकेंस लेवल, है ना? अल्फा इज नथिंग बट सिग्निफिकेंस लेवल भी बोलते हैं, सिग्निफिकेंस लेवल, ओके, या कॉन्फिडेंस लेवल भी बोलते हैं। तो जनरली कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है ना, 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस लेवल। सो मैं बोलूंगा 90% कॉन्फिडेंस, दैट मीन्स 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 90%, है ना? तो इस हिसाब से हमें अल्फा निकल जाएगी, अल्फा बाई 2 निकल जाएगी। जेड ऑफ अल्फा बाई 2 सब जेड ऑफ 0.025, हम इसको रेफर करेंगे जी टेबल को, विल रिफर टू जी टेबल टू गेट दिस नंबर, whatever this 1.96 whatever it is, ठीक है? तो अभी कैसे जी टेबल रेफर करते हैं उसको भी एक बार दोबारा देख लेंगे। तो क्वेश्चन एक हमने दोबारा क्वेश्चन में कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरे को दोबारा राइट लिखने की नहीं पड़ेगा, और इसके एक्सेल सीट भी खोल लेता हूँ एक बार। क्वेश्चन था कि कंप्यूटर कंपनी सैंपल्स डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम ओवर 25 टाइम पीरियड। तो ये जो डिमांड है ड्यूरिंग द 25 टाइम पीरियड, मतलब 25 टाइम्स उन्होंने सैंपल इकट्ठे किए हैं। और कहाँ पे है गया, नहीं लिखा यहाँ पे,
लिखा था सेव नहीं किया क्या, यहाँ पे आई थिंक ऊपर है, ओके ये। सो दीज आर द डिफरेंट डिमांड्स, ओके, डिमांड्स यू कैन से डिफरेंट सेल्स ऑफ लैपटॉप्स, है ना। तो ये डिफरेंट डे का 25 डेज का हमारे पास सेल्स है। लैपटॉप कंपनी, लैपटॉप कंपनी है जो लैपटॉप सेल्स कर रहा है, तो पर डे का इसका इतना सेल है एक एरिया में, 235, 421 लाइक दिस वन, ठीक है। सो इसकी हमारे पास एवरेज निकल जाएगी 370, दिस इज एक्स बार 370.96 विथ स्टैंडर्ड डेविएशन 75 ऑलरेडी दे रखा है कि विथ जो सेल हो रहा है ये 75 स्टैंडर्ड डेविएशन है, प्लस माइनस 75 है। तो हम क्वेश्चन ये है कि वी नीड टू एस्टिमेट द डिमांड, मार्केट डिमांड, है ना, मार्केट डिमांड कितना है हमें एस्टिमेट करना है। कैसे करोगे? हाँ जी, ये अच्छा 75 हमारा सिग्मा की वैल्यू आई है ना? सिग्मा इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। सिग्मा इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डेविएशन, उसको ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन, हाँ, उसको सिंबलिकली बोलते हैं सिग्मा। लिख देता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 75 है। तो जी का भी हम वैल्यू निकालेंगे। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, कितने टाइम्स ये डाटा है हमारे पास, 25 टाइम्स डाटा है, तो n इज इक्वल टू 25, ठीक है। टाइम पीरियड 25 है टोटल। उसके बाद हमने निकाला डिफरेंट कॉन्फिडेंस लेवल पे हाउ टू कैलकुलेट योर एस्टिमेशन, है ना। व्हाट इज द एस्टिमेशन फॉर मार्केट डिमांड, मतलब मार्केट की कितना डिमांड है, उसी हिसाब से आई वांट टू मेंटेन माई इन्वेंट्री उसी रीजन में, ठीक है। पहले मार्केट की डिमांड जो होगा उसी हिसाब से मैं अपना एस्टिमेशन जो रहेगा डिमांड की, मार्केट डिमांड की, तो उसी हिसाब से मेरे को क्या करना है ना, मैं अपना एस्टिमेशन के हिसाब से मैं अपना स्टॉक रख सकता हूँ, इन्वेंट्री मेंटेन कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए हमें एस्टिमेशन निकालना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसकी एस्टिमेशन कैसे निकालेंगे, डिफरेंट कॉन्फिडेंस लेवल पे निकलेगा। कॉन्फिडेंस लेवल होता है क्या है ना, इसी कॉन्फिडेंस लेवल पे हमें अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें अल्फा का वैल्यू चाहिए। विदाउट अल्फा वैल्यू हम जी स्कोर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है x मतलब x प्लस माइनस, मैं लिख देता हूँ दोबारा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। x प्लस माइनस जी ऑफ अल्फा बाई 2 स्टैंडर्ड डेविएशन रूट ऑफ n, n हमारे पास है 25, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास है जो सिग्मा, दिस इज द सिग्मा, दिस वन हमारे पास है, दिस वन इज 75, ये हमारे पास है 25, ये हमें निकालना है। ये अल्फा का वैल्यू हमें चाहिए। अल्फा विल कम फ्रॉम योर कॉन्फिडेंस लेवल, कितना कॉन्फिडेंस लेवल पे आप एस्टिमेट करना चाहते हो वो कॉन्फिडेंस लेवल से निकलेगा। एक्स बार इज योर एवरेज, डाटा का जो एवरेज है, ठीक है। ये सारी डाटा रह जाएगी तो हम प्लस माइनस निकाल सकते हैं, द रेंज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। सारी वैल्यू जो निकल जाएंगी ऑब्वियसली हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो इसके लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी, इसलिए हमें 3 चीज हमें यहाँ पे देखना है। नंबर 1 विथ 90% कॉन्फिडेंस, 3 चीज अभी करके देखते हैं। ये मेरे पास डाटा था, ठीक है। हमारे पास n इज इक्वल टू, डाटा में क्या क्या रखा है ना, n इज इक्वल टू हमारे पास 25, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 75, है ना, और एवरेज एक्स बार इज इक्वल टू कितना है, एक्स बार एक्सेल में हमने निकाल रखा है, एक्स बार इज इक्वल टू 370, है ना, 370.36, एवरेज इज इक्वल टू 370, दिस इज इक्वल टू 370, ठीक है। सो ये हमारे पास, सॉरी ये हमारे पास रिकॉर्ड्स है, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे हम निकालने डिफरेंट कॉन्फिडेंस लेवल पे व्हाट इज माई एस्टिमेशन, ठीक है। सपोज मैं स्टार्ट करता हूँ 90% कॉन्फिडेंस लेवल में। नंबर 1 केस 1 इज फॉर 90% कॉन्फिडेंस लेवल। सपोज 90% कॉन्फिडेंस लेवल पे मेरा क्या एस्टिमेशन रहेगा, तो 90% कॉन्फिडेंस में क्या क्या मेरे को वैल्यू निकालनी है। अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगी इसमें, 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 90%, ठीक है। कैसे निकलेगा ये अच्छा 1 माइनस अल्फा करेंगे इज इक्वल टू 90% आ गया, तो अल्फा हमारा हो जाएगा 1 माइनस 0.99, हाँ तो वो आ जाएगा 0.1, ठीक है। आप 90 निकाल रहे हो ना, तो 90 माइनस करेंगे, 90%, हाँ, तो फिर आ जाएगा 0.10, ठीक है।
90% में, परफेक्ट है ना। तो अल्फा बाई 2 कितना होगा? 0.05 है ना, 0.10 डिवाइड बाई 2, राइट। अल्फा बाई 2 कितना होगा? 0.5 0.05। 0.10 आ गया ना। हाँ, तो फिर अल्फा बाय 2 होगा हमारा 0.5। जेड ऑफ अल्फा बाई 2 निकालेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम जी स्कोर में, ठीक है। अब यहाँ पे 0.50 ही आया ना हमारा। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे जी टेबल चलते हैं। अल्फा बाय 2 है 0.05। हाँ जी, एक सेकंड को, इसमें एक नेगेटिव टेबल चाहिए मुझे, लेफ्ट टेबल राइट टेबल, 2 टेबल होता है। इसमें निकलेगा gtable.net। सो अभी हम चलते हैं, अब हम फिगर निकालने हैं, ठीक है। जी ऑफ 0.05 है ना। अब ये रो और कॉलम में दोनों जगह 0.05 आना चाहिए ना। हाँ जी, हाँ जी, 0.05 कौन सी टेबल पे आ रहा है? देखो कौन सी रो में, 1.6 में आ रहा है, ठीक है ना। 0.05 ये वाली जहाँ पे मैंने पॉइंट लगा, जहाँ पे मेरा कर्सर है, देख पा रहे हो आप? अच्छा, यस, -1.6 पे। -1.6 में, ठीक है। ये माइनस भूल जाओ, 1.6 और -1.6 एक ही है, तो 1.6 में मेरा आ रही है, ठीक है। तो इसको हम लेंगे, ये मेरा हो गया जेड ऑफ अल्फा बाई 2 इक्वल टू 1.645 लगभग आ रही है, ठीक है। तो 1.6 है, एक्चुअली 0.45 इसमें जोड़ोगे तो जाके एग्जैक्ट आएगी 0.05, ठीक है। तो ये हो गया 1.6 में ले लेता हूँ, कोई बात नहीं, 1.6, ठीक है। तो ये हो गया 90% कॉन्फिडेंस में हमने अल्फा जेड वैल्यू निकाल दी, ठीक है। अब हमने एक मिनट, ये हमने अब जेड अल्फा बाय 2 1.6 हो गया। अच्छा, ठीक है, हाँ, ओके। ठीक है, अब एस्टिमेशन निकालनी है 90%। 90% में क्या एस्टिमेशन है? ई ऑफ 90%। तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या है? एक्स बार इज नथिंग बट कितना है बताओ? 370.36। 370.36। इसमें फॉर्मूला मैंने निकाल रखा था, इसमें मैंने N25 है, तो यहाँ पे 90% में यहाँ पे मेरा जो प्लस माइनस आएगी ना, तो ये मेरा 1.6, ये जो 1 हमने 3 लिया था कल, गलत लिया था, 1.6 आएगी यहाँ पे। 1.6 370.36 प्लस 1.6 इंटू आपका हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाई रूट ऑफ एन। रूट ऑफ एन मतलब 25 का रूट हो गया 5, है ना। रूट ऑफ एन मतलब 25 का रूट ओवर निकालोगे तो 5 आएगी, तो ये कैलकुलेशन आएगी। तो ये कैलकुलेशन करके मेरे को 3 अपर साइड आ गया, प्लस कर रहा हूँ तो अपर साइड होगी एक्स बार प्लस, और क्या हो गया एक्स बार माइनस। तो ये मेरा अपर साइड हो गया, है ना, वो देख लेंगे। सो हमने क्या किया था इसमें, विथ 90% कॉन्फिडेंस हमारा आया 346 टू 394। 95 कॉन्फिडेंस में हमारा अल्फा जेड ऑफ अल्फा बाई 0.025 आ रहा है, तो इसका फिगर है 1.96। तो एस्टिमेशन एट द रेट ऑफ 95% में हमारा आ रहा है 340 to 399। अब 99% में क्या एस्टिमेशन आ रही है, इसकी कैलकुलेशन सिमिलर करेंगे। 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0.99, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 0.99, है ना, विच इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया बताओ? 0.01। हाँ, 0.01, यस, इक्वल टू 0.005। हाँ, यस, अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 0.005। यस, एग्जैक्टली। जी ऑफ अल्फा 0.005 कहाँ पे आ रही है देखो, अभी टेबल पर रिफर करेंगे।
0.005, राइट। 0.005, हाँ ये आपका क्या था अभी यहाँ पर? 2.5 इसके आसपास। 0.005 हमेशा 2 पॉइंट के बाद है, 2.5 के अबव आएगी। इस पे टेबल ये पे आप देखो, हाँ 2.5 में देखो 0.05, ये वाली, एक सेकेंड, ये वाली हाँ 0.05। 0.587, हाँ 0.005, तो ये आ जाएगा मेरा -2.5 प्लस में, -2.5 प्लस में क्या आएगा ऊपर? 2.5 प्लस आपका, इधर ऊपर चलता हूँ मैं थोड़ा, 2.5 प्लस 0.2 0.2 तो हो गया ये आपका 2.7, 2.52 है ना, हाँ 2. 52, अच्छा वो 0.02 है, ओके हाँ 0.2, ठीक है, तो 2.52 हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब मेरा अगर ये हो हाँ गया 2.52, ठीक है। अब इसके हिसाब से हम इसकी इंटरवल निकालते हैं। हाँ, तो सबसे पहले आएगा मेरा एवरेज जो कि है x बार, हाँ, है ना, फिर मैं प्लस में करूंगी z अल्फा बाय 2 जो कि आया है 2.52, ठीक है। इसके में मैं इंटू करूंगी आपका 75 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ माई n दैट इज 25, है ना, तो ये आ जाएगा 370 प्लस में 2.52 इंटू में आपका वही 75 डिवाइडेड बाय 5 हुआ तो 25 आ गया। हाँ, तो ये आपका आ फॉर्मूला है जाएगा ना, ये देखो 332 से 408, मैंने एक्सेल मेरा बना के दे दिया आपको। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज हाँ 3322 से लेके 408 आ रहा है, ठीक है। तो नहीं मैं इसका रुका ना खुद, हाँ यस एग्जैक्टली, एस्टिमेशन एट द रेट ऑफ 99% विच इज कमिंग 480 और 408, 3322 Four- 408, 3322 408। अच्छा मिनिमम है 332 एंड 408, ठीक है। तो अभी कंपेयर करते हैं तीनों को, ठीक है। अभी यहाँ पे तीनों लिख देता हूँ मैं। 90% में 90% में मेरी वैल्यू आई है थी बताओ, 346 टू 394, 346 टू 394 आई थी, ये आई थी हमारी किसमें? हाँ ये आई थी किसमें हमारी, कौन से परसेंट पे? 90% में 90 पे कि 95 पे? 90 पे आया था, ठीक है। किस पे आया था? 95 पे शायद, नहीं 90% में ऊपर। अच्छा 90 पे, ओके ठीक है 90 पे, 346 टू 394, ठीक है। हाँ हाँ 95% में 340, ये वाला पॉइंट देखो, 340 से 399, 340, 342, 399, और फिर लास्ट में 99% में आ रहा था हमारा 332 टू 408, 332 टू 408, ठीक है। तो सबसे 90 हाईएस्ट पे रेंज कहाँ पे आ रही है देखो, यहाँ पे मैं हाईएस्ट रेंज आ की रही बात है, कर रहा हूँ। तो रेंज मेरा हाईएस्ट कहाँ पे है? यहाँ पे हाई है। डिफरेंस इन दोनों का, हाँ, दिनों का ज्यादा होगा ना, 408 332, देखो 332 हाँ। सबसे लोएस्ट है, 408 हाँ। सबसे ज्यादा, मतलब यहाँ पे लाइन खींचोगे 332 से 408 ही यहाँ तक आ रही है आपका, ठीक है। और 340 ये आएगी आपका 95, यहाँ से यहाँ तक आपका सपोज 99% है, और ये बीच में आपका रेंज आएगी यहाँ से यहाँ तक, सपोज आपका हो गया कितना परसेंट, 95% में, और ये बीच में आएगा 90% में, ऐसे आएगी, है ना। तो 99% रेंज ज्यादा है, हाई रेंज, दिस इज द मीडियम रेंज, दिस इज द लो रेंज, है ना। तो हमारा जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, हमारा रेंज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। रेंज इज गेटिंग वाइडर, रेंज इज गेटिंग वाइडर, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, जब हम कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देते हैं तो हमारा रेंज वाइडर हो जाता है। रेंज वाइडर मतलब क्या होता है, रिस्क बढ़ जाता है। इसमें अब हम कौन सा वाला परसेंटेज फिर कंसीडर करेंगे अभी? मैं बता रहा हूँ, तीनों में, अच्छा तीनों में से रिस्क बढ़ जाता है, रिस्क गेटिंग हाई, क्योंकि आप ज्यादा स्टॉक रखोगे। जैसे 99% में लूं तो आप क्या करोगे, हाईएस्ट रेंज को आप सपोज ले लिए तो ज्यादा स्टॉक रखोगे। सपोज 408 के पार्ट के हाईएस्ट रेंज की बात कर रहा हूँ, मतलब हायर साइड ही बात करूँ, 408 रखोगे, हो सकता है आपका सेल 332 तक अटक गया, तो बाकी तो आपका लॉस है ना। और सपोज आपने 332 स्टॉक रख लिया और सेल आपका 400 के आसपास पहुंच गई, तो आपके लिए वो भी लॉस है, ठीक है। एक्स्ट्रा स्टॉक रखो, वो भी आपका खर्चा है, क्योंकि आपने सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है उसके लिए, ठीक है। और लेस स्टॉक रखो
तो और ज़्यादा खर्चा है, आपके लिए लॉस है, क्योंकि आप सेल नहीं कर पाओगे, आपके पास माल नहीं है तो क्या सेल करोगे। तो जितना रेंज हाई हो जाता है उतना आपका रिस्क हाई हो जाती है, ठीक है। हमेशा रेंज को मॉडरेट रखना चाहिए, दिस वन 95%, मतलब एक मीडियम लेवल पे हो, ताकि ज़्यादा लॉस ना हो कि ज़्यादा आपका मतलब लॉस कम हो, इसीलिए हम ये एस्टिमेशन करते हैं, इसीलिए एक मीडियम हमेशा रखते हैं। तो जनरल बिजनेस स्टैंडर्ड में 95% कॉन्फिडेंस को कंसिडर किया जाता है, इन जनरल 95 कॉन्फिडेंस को एस्टिमेशन को कंसिडर किया जाता है। लेकिन डिपेंडिंग ऑन बिजनेस योर स्टेक होल्डर और वट एवर यू कैन से या योर बिजनेस स्टैंडर्ड, आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल खुद चूज कर सकते हैं, ठीक है। मेरे को कितना स्टॉक रखना है, क्या कॉन्फिडेंस लेवल पे रखना है स्टॉक, ठीक है, मेंटेन करना है, दैट डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस स्ट्रैटेजी फिलहाल। बट इन जनरल आपको ये मॉडरेट वाला रखना है, 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे जो स्टॉक आपका स्टॉक बोल रहा हूँ मैं, जितना भी आपका मार्केट रिस्क मतलब ये मार्केट डिमांड है, ये मार्केट डिमांड है, ऑब्वियसली आपका मार्केट डिमांड जितना होगा उतना स्टॉक आप रखोगे। तो मार्केट डिमांड इतना आ रही है मेरे को, तो 95% में मेरे को मार्केट डिमांड ये आ रही है, तो ये मॉडरेट इसको कंसिडर करते हैं। तो इसी के बीच में मैं रखूंगा, इसका एवरेज ले लूंगा, ऐसे कुछ करूंगा, तो इसी के बीच का स्टॉक रखूंगा ताकि मेरे को ज़्यादा लॉस ना हो या ज़्यादा ये ना हो। तो दिस इज वन टाइप ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम वी हैव सॉल्व, ठीक है। अनदर प्रॉब्लम में अभी चलते हैं, और एक और एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि लंबर कंपनी किसको बोलते हैं, जो लकड़ी में काम करते हैं, ठीक है। तो एक लंबर कंपनी एस्टिमेट द मीन डायमीटर ऑफ द ट्रीज to determine whether or not there is a sufficient lumber to harvest an area of the forest. Then to estimate this to within 1 inch at the confidence level of 99%. The tree diameters are normally distributed with a standard deviation of 6 inches. How many trees need to be sampled? इसका उल्टा क्वेश्चन है, इसमें एस्टिमेशन नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि मैं कितना ट्री सैंपल लेने से, समझ में आ रहा है, कितना ट्री सैंपल लेने से विथ 99% कॉन्फिडेंस, वो बोला 99% कॉन्फिडेंस में मेरे को कितना सैंपल इकट्ठी करना है, ये दूसरा क्वेश्चन है। ये था आपका एक टाइप का क्वेश्चन, एस्टिमेट करना है। दूसरा है मेरे को पहले एस्टिमेशन दे रखा है, ठीक है, एस्टिमेशन दे रखा है और बोला है कि मेरे को उतना एस्टिमेशन पहुंचने के लिए कितना सैंपल इकट्ठी करना पड़ेगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ डाटा मेरे को इकट्ठी करनी पड़ेगी, हाउ मेनी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मुझे चाहिए, ठीक है, वो क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है ना, मेरे को बोला कि 99% कॉन्फिडेंस में, ठीक है, एस्टिमेशन दे रखा है देन इट एस्टिमेट, हाँ एरिया दे रखा है ना हमें कि इतना एरिया मतलब इतना डायमीटर का हमारा पेड़, 1 इंच का दे रखा है उसने। तो 1 इंच आर द कॉन्फिडेंस लेवल 99% बोल रहा है, डायमीटर दैट इज नॉर्मली 1 इंच का वो बता रहा है, और कॉन्फिडेंस 90 है। द ट्री डायमीटर्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6 इंच का वो दे रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। वो बोला डायमीटर हमें, मीन डायमीटर हमें कैलकुलेशन करना है, ठीक है, तो नहीं सॉरी नॉर्मल सैंपल इकट्ठी करना है। तो मीन डायमीटर मतलब ट्री का डायमीटर, ठीक है, 6 इंच दे रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो ये हो गया 6 इंच, मतलब ट्री का मतलब डायमीटर उसकी कितना ये है, डायमीटर मतलब इसकी बात कर रहे हैं, एक ट्री का डायमीटर कितना है। तो 6 इंच इसका स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। 1 इंच बोल रहा है कि इसका एरर है, 1 इंच एरर प्लस माइनस 1 इंच है, उसका आगे पीछे चलता है, ठीक है। 1 इंच का एरर बता रहा है, विद इन 1 इंच मतलब आगे पीछे 1 इंच का बता रहा है। एट ए कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ 99% दे रखा है। तो बोला है कि मेरे को कितना सैंपल इकट्ठी करना है, तो n इज इक्वल टू हाउ मच, ये निकालना है, सैंपल कितना है, n हमें एस्टिमेट करना है। तो 99% कॉन्फिडेंस दिया है, तो हमें अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू कितना होगा, 1 यस 0.99 है ना, 0.99 99% कॉन्फिडेंस में हम निकालते हैं ऐसे ना, यहाँ पे करता हूँ मैं, अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ, अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0.99, ठीक है।
तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया 1 माइनस 0.99 विच इज इक्वल टू नथिंग बट 1 पॉइंट कितना 01 प्लस नहीं हो ये जब आपने अल्फा -1 किया और -1 1 माइनस अल्फा मैं भूल जाता हूँ 1 माइनस अल्फा है 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 99% कॉन्फिडेंस 0.099 ठीक है। उसके बाद मैंने कहा अल्फा मेरा आ जाएगा 1 माइनस 0.99 ठीक है 1 माइनस 0.99 इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा, तो वो आ जाएगा 0.01 इज इक्वल टू अल्फा आ जाएगा मेरा, ठीक है। कितना होगा अल्फा बाय 0.005 ठीक है अल्फा बाय 2। हाँ ठीक है। एरर दे रखा है 1 इंच का एरर है ठीक है। प्लस माइनस वाला विदिन 1 इंच एरर पे वो चलेगा, उसका मतलब 95 करना कितना सैंपल चाहिए बोल रहा है ठीक है। आगे पीछे 6 इंच है स्टैंडर्ड डेविएशन और एरर बता रहे। एरर मतलब मैं आपको बताया था ये वाली है जो आपका जेड ऑफ अल्फा बाई 2 स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड रूट ऑफ एन, ये एरर है ठीक है। ये इज इक्वल टू 1 दे रखा है ठीक है। तो हमें जेड ऑफ अल्फा बाई 2 मतलब जेड ऑफ 0.005 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया कितना, सिग्मा कितना दे रखा है 6 इंच है ठीक है। 0.005 हाँ 6 बाई रूट ऑफ एन इज इक्वल टू 1 ठीक है। 6 कहाँ से आया? स्टैंडर्ड डेविएशन 6 इंच है ना। अच्छा 6 इंच है, ओके 6 इंच स्टैंडर्ड डेविएशन है ठीक है। ठीक है स्टैंडर्ड डेविएशन 6 इंच है। सो दिस इज मैं लिख देता हूँ इंच, नहीं तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन ये भी स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे लग रहा है ठीक है। 6 इंच बाई रूट एन इज इक्वल टू 1 है ठीक है। अब जेड ऑफ 0.05 हमने लास्ट टाइम निकाला था, कितना निकाला था 2.5 ऐसा कुछ था 2.5 था ठीक है। पिछले बार हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया था ऊपर जेड यहाँ पे कहीं पे निकाले थे, यहाँ पे 2.57 ये था ठीक है। 2.52 हमने निकाला था ठीक है। तो जेड ऑफ अल्फा बाई 2 इक्वल टू 2.52 था। सो दिस वन इज इक्वल टू 2.52 है ना। 2.52 इंटू 6 डिवाइडेड बाई रूट एन इज इक्वल टू 1। तो रूट एन इज इक्वल टू कितना होगा, रूट एन तो हमें निकालना है ना। हाँ तो रूट एन कितना होगा वही तो पूछ रहा हूँ। रूट एन मल्टीप्लाई उधर चला जाएगा तो रूट एन इज इक्वल टू कितना है 2.52 इंटू 6 है ना। हाँ तो इसको रूट एन इधर स्क्वायर कर दो, इधर स्क्वायर कर दो बराबर हो जाएगा। हाँ ठीक है। एन इज इक्वल टू कितना हो गया, इसका स्क्वायर निकाल 2.5 इंटू 6 हाँ ठीक है। 2.52 इंटू 6 का स्क्वायर कितना होगा बताओ। एक्सेल खोलते हैं एक मिनट। एक्सेल में करते हैं 2.52 इंटू 6 आपका आएगा इज इक्वल टू 2.52 इंटू 6 225 आएगा शायद। इसका स्क्वायर निकालनी है 15 इंटू 15 कर देंगे ना अभी। हाँ 228 है ना। हाँ ठीक है लगभग 228 के आसपास आ रहा है ठीक है। 228 आपका है। इतना सैंपल, इतने ट्री का सैंपल आपको इकट्ठी करने से आप ये एरर तक पहुंचोगे विथ वन एरर ऑफ 1 इंच 6 इंच एंड योर विथ 95 कॉन्फिडेंस लेवल पे आप बोल सकते हो कि आपका इतने सैंपल आपको चाहिए होगा, मतलब कितने सैंपल इकट्ठी करनी है, इतना मिनिमम सैंपल इतना होना चाहिए ठीक है। तो इस टाइप के हम इसमें एग्जाम्पल लेके मतलब डिफरेंट एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो आपका डिपेंड करता है कि किस टाइप का क्वेश्चन है, आपको कैसे सॉल्व करना है ठीक है। ये तो हो गया मेन जो होता है कि एस्टिमेशन निकालना है। एस्टिमेशन निकालने के लिए ये वाला हम फार्मूला यूज करते हैं। चलो उसके बाद आज पढ़ते हैं दूसरा चीज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज कॉल्ड योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना। प्रोबेबिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि सारी चीज जितना भी हम क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम हम करेंगे इन फ्यूचर जाके मशीन लर्निंग क्लासिफिकेशन टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो सारे प्रोबेबिलिटी पे काम कर होता है ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन।
तो नंबर 1 एक पहला हम पढ़ेंगे कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉब्लम कर रहा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और कहाँ पे हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे? ठीक है, आपका प्रोबेबिलिटी आई थिंक हमने बचपन में पढ़ा था स्कूलिंग में। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? क्या होता है प्रोबेबिलिटी? क्या? चांस ऑफ गेटिंग सम इवेंट, है ना। जैसे कि बोलता हूँ कि मैं टॉस द कॉइन, मैंने कोई कॉइन को टॉस करता हूँ, तो एक बार टॉस किया तो हेड, मैं सपोज एक कॉइन है उसको टॉस करता हूँ एक बार, तो चांस ऑफ गेटिंग, व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग हेड इफ आई टॉस द कॉइन, इफ आई टॉस द कॉइन, तो कितना होगा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड? चांस ऑफ गेटिंग हेड मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। सपोज मैं कॉइन को टॉस करता हूँ ऐसे ऊपर, जैसे आप क्रिकेट गेम में देखते होंगे टॉस करता हूँ हेड या टेल गिरता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितना निकलेगा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड गेटिंग हेड इफ आई टॉस द कॉइन, कितना होगा? सपोज टॉस कॉइन को टॉस करता हूँ तो कितना इवेंट एक हो गया, एक ही बार टॉस कर रहा हूँ, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कितने बार वो डाटा क्या उसमें से आउटपुट आता है? आइदर हेड निकलेगा नहीं तो टेल निकलेगा। सपोज मैं एक टॉस करता हूँ कॉइन को, तो दो चीज आएगा उसमें से आउटपुट, एक हेड दे सकता है नहीं तो टेल दे सकता है। ठीक है, आउट ऑफ 2 एक मेरे को चाहिए, हेड का मेरे को चाहिए प्रोबेबिलिटी, है ना। तो क्या होगा ना, 1/2 प्रोबेबिलिटी होगा। हाँ ठीक है, ठीक है, 1/2। सिमिलरली दिस इज, ये हमने बचपन में पढ़ा था प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। लेकिन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है? जहां पे फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स है, ट्रायल समझ रहे हो? ट्रायल मतलब जैसे कि मैं एक बार टॉस को कॉइन किया, मैं बोलूँगा 6 बार कॉइन को टॉस करता हूँ तो प्रोबेबिलिटी निकाल के बताओ। सो इस टाइप का, जहाँ पे फिक्स नंबर ऑफ इवेंट्स है, ठीक है, नहीं फिक्स नंबर ट्रायल्स है, ट्रायल करोगे एक बार 2 बार 3 बार ट्रायल कर रहे हो, एंड दैट हैव ओनली 2 आउटकम्स। जैसे हमने हेड एंड टेल होता है, जैसे मैं बोलूँ क्लासिफिकेशन टाइप बाइनरी क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम बिजनेस में होता है कि सपोज मेरा कस्टमर इज ए फ्रॉड और नॉन फ्रॉड, ठीक है, या ट्रू और फॉल्स, ठीक है, या गुड और बैड, और पास और फेल, इस टाइप का जहाँ पे आता है 2 चीज आउटकम निकलेगा। एक डाटा का एक रिकॉर्ड, सपोज मैंने एक ही रिकॉर्ड मेरा है, उसका आउटपुट जो है, सपोज आउटपुट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा। आइदर ये रिकॉर्ड मेरे पास एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, तो दिस स्टूडेंट का जितना भी उसकी रिकॉर्ड है, उसके रिकॉर्ड के बेसिस पे इसके आउटपुट है कि वेदर इट विल बी गेट पास और फेल इन द कमिंग एग्जाम। ठीक है, सो पास फेल हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, इस टाइप का 2 आउटपुट है। ठीक है, अनदर स्टूडेंट उसकी रिकॉर्ड है, तो इसके आउटपुट ऐसे 2 ही आउटपुट निकला, आइदर ही विल बी पास और फेल। ठीक है, सो जहां पे आउटपुट नॉट मोर देन 2, ओनली 2 आउटपुट होता है, सो उस टाइप की बिजनेस प्रॉब्लम में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। सो इसके क्या करते हैं ना, फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं, क्योंकि ट्रायल फिक्स होते हैं, ये सारे ट्रायल होते हैं, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फिक्स होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इवेंट्स नंबर ऑफ ट्रायल्स शुड बी फिक्स्ड एंड आउटकम मस्ट बी नॉट ग्रेटर देन 2, मतलब 2 आउटकम होंगे, ओनली 2 आउटकम्स। जहाँ पे 2 आउटकम्स है वहाँ पे हम ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम एनालिसिस में यूज कर सकते हैं। तो इसके फार्मूला क्या है ना, ये स्टैटिस्टिक्स का फार्मूला क्या है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू, x इज योर इवेंट इक्वेंस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल। ये बचपन हमने स्कूलिंग में पढ़ा था, बट कहीं भी यूज नहीं किया ये सब चीज़ें। प्रोबेबिलिटी ऑफ x 1 माइनस प्रोबेबिलिटी टू द पावर n माइनस x, ये फार्मूला है। ये फार्मूला में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो n क्या है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितने बार हम टच कर रहे हैं कॉइन को। ठीक है, तो एक स्टूडेंट का हम कितने बार उसको टेस्ट कर रहे हैं, एक स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस है, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स।
ठीक है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है, और p हो गया आपका प्रोबेबिलिटी, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x एंड 1 माइनस टू द पावर x है ये, ठीक है, x इज योर नंबर ऑफ रेकॉर्ड सीक्वेंस है, नंबर ऑफ ये है 1 माइनस पी एन माइनस एक्स। तो इसको हम एक एग्जाम्पल लेके फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, सही टॉस कॉइन की एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वी आर ट्राइंग टू टॉस ए कॉइन 6 टाइम्स, कितने बार कर रहे हैं? 6 टाइम्स। एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं 6 बार, ठीक है। टॉस n हो गया 6, टॉस ए कॉइन 6 टाइम्स, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी आई विल बी एबल टू गेट द हेड ट्वाइस? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होगा ऑफ गेटिंग हेड, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ट्वाइस, है ना, जो हमने व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट आई विल गेट हेड ट्वाइस, 2 बार हेड निकलेगा, ठीक है। तो मैंने कहा मतलब एक कॉइन को 6 बार मैंने टॉस किया, ऐसे करके फेंका, फिर देखा कि टेल आ रहा है, सेकंड टाइम टॉस किया हेड आ गया, थर्ड टाइम टॉस किया टेल आ रहा है, फोर्थ टाइम हेड आ रहा है, फिफ्थ टाइम ऐसे। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि मैं हेड 2 बार मेरे को मिलेगा आउट ऑफ जितने भी इसके आउटकम्स रहेंगे। 6 बार टॉस करेंगे तो डिफरेंट इसकी आउटकम आएंगे, कभी हेड आएगा, कभी टेल आएगा, कभी हेड ऐसे कुछ आएगा। लेकिन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ट्वाइस, 2 बार हेड आने का व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। जैसे कि मैं बोलूँगा स्टूडेंट, ये स्टूडेंट जो है कितना चांस है पास करने का, ठीक है, मतलब कितना चांस है पास होने का, ठीक है, आउट ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स। तो सिमिलरली ये हमें प्रोबेबिलिटी गेटिंग चांस, मतलब कितने चांस है पास होने का, फेल होने का, या सपोज मैं बोलता हूँ कि व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग चांस, मतलब क्या चांस है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ चांस। तो परसेंटेज ऑफ चांस, सपोज कस्टमर फ्रॉड केस की बात कर रहा हूँ, तो व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ द कस्टमर विल बी फ्रॉड और नॉन फ्रॉड गेटिंग चांस, ठीक है। तो इस टाइप का जहाँ पे हम करते हैं तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी यूज किया जाता है। तो सिमिलरली ये कॉइन का हमें हिसाब किताब दे रहे हैं, टॉस ए कॉइन 6 टाइम्स टॉस कर रहा हूँ, तो इसमें से मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालना है हेड कितने बार निकालना है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 6 है क्योंकि 6 बार मैं टॉस कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू 2 है, ट्वाइस मेरे को चाहिए, 2 हेड चाहिए, तो x इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट विल बी द व्हाट इज द p, ये जो p है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना है ना, हमें पता है कि एक बार टॉस कर रहा हूँ तो मेरा हेड या टेल निकलेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हमेशा 1/2 आएगा, ठीक है। एक बार टॉस करने से मेरे को कितना प्रोबेबिलिटी आता है हेड का, 1/2 आएगा, ठीक है, क्योंकि हेड और टेल में से एक ही निकलेगा, तो 1/2 इज माई गेटिंग प्रोबेबिलिटी इफ आई टॉस 1 सिंगल टाइम टॉस में, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1/2 है। तो इसकी फार्मूला में सपोज मैं लगा देता हूँ, क्या आएगी ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ n दैट इज 6 प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय x प्रोबेबिलिटी 2 प्रोबेबिलिटी n माइनस x प्रोबेबिलिटी p टू द पावर p इज इक्वल टू 1/2 p टू द पावर x इंटू 1 माइनस p टू द पावर n माइनस x। सो दिस इज द फार्मूला, ठीक है। सो इसको कैलकुलेशन करोगे तो जो भी आएगा दैट इज योर प्रोबेबिलिटी। सपोज इसके कैलकुलेशन करके मैंने कैलकुलेशन कर रखा है पहले से, नोटबुक से देख के कर रहा हूँ, तो 0.234 इसके आंसर आएगी। सो दैट विल बी 23% प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ट्वाइस इफ आई टॉस ए कॉइन 6 टाइम्स, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। सो ऐसे हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। सिमिलरली और एक क्वेश्चन है कि टॉस माई डाइस 6 टाइम्स, यहाँ पे ये बाइनरी था, एक 6 टाइम्स है। सपोज मैं एक डाइस मतलब समझ रहे हैं, जो हमें लूडो खेलते हैं ना, लूडो खेलते टाइम डाइस एक वाइट कलर का होता है, उसको डाइस बोलते हैं। तो मैंने सपोज मैं डाइस को फेंक रहा हूँ, मतलब थ्रो कर रहा हूँ, तो 6 टाइम्स डाइस को थ्रो कर रहा हूँ। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2, मतलब एक डाइस में क्या होता है, ऐसे डाइस होता है, ठीक है,
तो यहाँ पे सपोज 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, ऐसे होता है। एक में 5 होता है, एक पीछे में 6 होता है, एक में 1 होता है, ऐसे होता है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये जो 2 मेरे को ये वाला हिस्सा हमेशा मिले, ठीक है। मतलब 4 टाइम्स 2 एग्जैक्टली आई विल गेट 2 4 टाइम्स। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट आई विल गेट एग्जैक्टली 2 4 टाइम्स। 6 टाइम्स मैं डाइस को फेंक रहा हूँ, थ्रो कर रहा हूँ। डाइस को 6 टाइम्स थ्रो करने में मेरे को 2 एग्जैक्टली 4 टाइम्स ये जो 2 है ऊपर, ऐसे ये वाला भाग ऊपर मेरे को दिखाई दे 2 वाला, एग्जैक्टली 2 आई विल गेट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 4 टाइम्स। दिस इज द क्वेश्चन। कैसे कैलकुलेशन करेंगे इसका? सेम फॉर्मूला है। तो n इजिकल टू कितना है, जितने बार आप थ्रो कर रहे हो उतना n हो गया 6। प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कितना होगा? सपोज ये कितने एरिया है, ये कितने, मतलब ये डाइस है 6 साइड्स, 6 इसका क्या होता है, सरफेस होता है। तो एक सरफेस निकालने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी? 1/6 जैसे टॉस द कॉइन, मतलब ट्रू फॉल्स में 1/2 होता है, ऐसे ही 1/6 होगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। p इजिकल टू 1/6, x इजिकल टू कितना, मैंने एग्जैक्ट कितने चाहिए, 4 टाइम्स चाहिए, तो x इजिकल टू 4, ठीक है। तो अब निकालो फॉर्मूला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, मतलब 2 हमें चाहिए ना, यहाँ पे 2 कितने बार निकले, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 विल बी कितना, एग्जैक्टली 4 टाइम्स चाहिए, तो x इजिकल टू 4, तो इजिकल टू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, उसी फॉर्मूला के जस्ट अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, इंटू 1/6 प्रोबेबिलिटी टू द पावर x, है ना, इंटू ये नीचे में ही चल रहा है पावर पूरा, 1/6 का पावर जो भी हम चला रहे हैं, नीचे का पावर मतलब ये जो अभी आपने 1/6 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ये अलग है, अच्छा। ये डिवाइड है, 6 टू द पावर डिवाइडेड बाय इतना है, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 1/6 टू द पावर 4 इंटू फिर अगेन मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1/6 टू द पावर 6 माइनस 4, ये है, ये इधर ये सिर्फ डिवीजन है, 6 टू द पावर डिवीजन इतना। उसके बाद इसके साथ जो इसकी आउटपुट जितना आएगा उससे मल्टीप्लाई करोगे इसको, फिर जो आउटपुट आएगा मल्टीप्लाई करोगे इसको। हाँ, तो जैसे 6 फैक्टोरियल हो गया, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, हाँ 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 इंटू ऐसे करके 1, 6 माइनस 4 मतलब 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 ऐसे करके, हाँ, ठीक है। ये और ये इससे डिवाइड करोगे जो आएगा, फिर ये टू द पावर 4 है, 1/6 इंटू 4, ये निकालोगे, फिर इसका 6 टू द पावर 6 माइनस 4 इजिकल टू 2 हो जाएगा, 1 माइनस 1/6 टू द पावर 2, ठीक है। ऐसे करने से इसके आएगी 0.008, मतलब ओनली 8% इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग चांस दैट विल गेट 2 4 टाइम्स, ठीक है। कितना आ रहा है? अच्छा 0.008 0.008 आंसर, ठीक है। आप इसको करके देखना, ठीक है। तो ये आपका ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में करना है, क्योंकि ये है। नेक्स्ट पढ़ेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अनदर डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ये अभी हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था। हाँ जी, बाइनोमियल, दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो फार्मूला जो पढ़ता है था मैंने, ठीक है। अनदर इज द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सन बोलते हैं, POISON, पॉइजन नहीं, POISON, पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन, POISON, ठीक है। PI, अच्छा POISONS, पर्सन्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे प्रोबेब फंक्शन क्या है, फार्मूला p टू द पावर इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस म्यू इंटू म्यू टू द पावर x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल, ये इसकी लॉजिक है। सपोज मैं बोलूँ इसका इंटरवल में होता है, ठीक है, जैसे कि इंटरवल बोलता हूँ, इसके पीरियड में होता है। जैसे कि मैं बोलूँ इन लास्ट 1 आवर 8 कार अराइव्ड फॉर सर्विस, एक सर्विस सेंटर में रहे, तो 1 घंटे में 8 गाड़ी सर्विस करने के लिए मेरे सेंटर को आते हैं। 1 घंटे में कितने गाड़ी आते हैं?
8 गाड़ी। 8 गाड़ियां मेरे सर्विस सेंटर में सर्विस कराने आते हैं। तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार अराइव्स इन ए डे, एक दिन में कितने गाड़ी मेरे को सर्विस कराने के लिए आता है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट आई विल गेट दैट नंबर। उसी हिसाब से मेरे को बंदे रखना है। प्रोबेबिलिटी मेरे को पता चलेगा कि एक दिन में कितने क्या बोलते हैं, व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हीकल अराइविंग एट माई क्या बोलते हैं उसको, स्टेशन, ठीक है, सर्विस स्टेशन। तो उसी हिसाब से मेरे को अरेंजमेंट करनी है, चेयर अरेंजमेंट करनी है बैठने के लिए लोगों का, ठीक है। उसी हिसाब से मेरे को डिफरेंट चीज़ें अरेंजमेंट करना है लोगों को बैठने का। उसी हिसाब से सर्विस मैन जो भी है और पार्ट भी उतना रखना पड़ेगा, ठीक है। तो स्पेयर पार्ट्स उतने रखने पड़ेगा। तो इसी हिसाब से मेरे को सारी चीज़ मैनेज करना पड़ेगा। तो मेरे को पर डे का हिसाब किताब चाहिए, पर डे में कितने गाड़ी अराइव करेंगे। सो इस टाइप का क्वेश्चन जहाँ पे आता है ना, पर डे मतलब एक दिन में, जहाँ पे एक पीरियड के हिसाब से बात किया जाता है, वहाँ पे हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जहाँ पे आउटकम 2 से ज़्यादा नहीं है आउटकम, ठीक है, वहाँ पे हम यूज करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और जहाँ पे और उसमें होता है क्या ना, इवेंट जो होते हैं हाँ, तो उसमें करते हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होता है, जहाँ पे हम डे या कुछ पीरियड वाइज हमें कुछ प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसमें हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन निकाल करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। सपोज द नंबर ऑफ टाइपोग्राफिक एरर, सपोज मेरे टाइपिंग मशीन है, ठीक है, मैं कुछ टेक्स्ट बुक दिया हूँ टाइप करने के लिए, ठीक है। तो टाइपोग्राफिक एरर इन ए न्यू एडिशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स वेरीज कंसिडरेबली फ्रॉम बुक टू बुक, ठीक है। आफ्टर सम एनालिसिस इट कंक्लूड्स दैट द नंबर ऑफ एरर्स इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ ए मीन ऑफ 1.5 पर 100 पेजेस, ठीक है। वो बोल रहा है कि मीन जो है एवरेज 1.5 का एवरेज में, ठीक है, 100 पेजेस में एरर है 1.5 100 पेजेस पे, ठीक है, ठीक है। एरर रेट एवरेज एरर 1.5 आ रहा है 100 पेजेस में। सो वो बोल रहा है कि सपोज मैं रैंडमली इंस्ट्रक्टर रैंडमली सिलेक्ट 100 पेजेस ऑफ ए न्यू बुक। सपोज एक न्यू बुक का 100 पेज रैंडमली सिलेक्ट करता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज नो टाइपो एरर्स, ठीक है। सपोज वो बोला है कि 100 पेज रैंडमली एक बुक मैंने उठाया, तो उसमें से वो बोला कि 100 आपका एवरेज एरर आ रहा है 1.5, एवरेज म्यू इज इक्वल टू 1.5 आ रहा है 100 पेजेस में, ठीक है। लेकिन वो बता रहा है कि सपोज वही 100 पेज में किसी भी बुक उठा लूँ, रैंडमली कोई एक बुक उठा लूँ, तो उसके 100 पेजेस में ले रहा हूँ, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी नो टाइपो एरर, ठीक है। तो इस केस पे हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगे e टू द पावर माइनस 1.5, ये म्यू इज इक्वल टू 1.5, अगेन 1.5 टू द पावर x विल बी कितना है, नो एरर, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो विल बी टू द पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ऐसे करके इसकी वैल्यू जो भी आएगा 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 टू द पावर 1 e टू द पावर माइनस 1.5 आएगा 0.22, 22% प्रोबेबिलिटी है दैट आई विल नॉट गेट एनी एरर इन 100 पेजेस ऑफ एनी टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो इस टाइप का हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन सॉल्व इन ए वीक, एक वीक में 10 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ऑन एन एवरेज, ठीक है। एक वीक में कितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, 10 क्वेश्चन इन ए वीक ऑन एन एवरेज, ठीक है। एवरेज की बात हो रही है, हमेशा यहाँ पे एवरेज की बात होगी, ठीक है। तो एवरेज डाटा आपके पास रहेगा, क्योंकि म्यू हम जो ले रहे हैं एवरेज, यहाँ पे जो म्यू है, व्हाट इज दिस म्यू इज द एवरेज, ई टू द पावर म्यू जो है एवरेज डाटा है, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चंस सॉल्व्ड इन ए वीक, what is the probability that you will be able to solve at most 2 questions in 2 days, at most 2 questions in 2 days, 2 दिन में
2 क्वेश्चन आप एटमोस्ट सॉल्व कर सकते हो। क्या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? तो 1 वीक में पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन 1 वीक हमें 1 वीक में हमें इसको लेना पड़ेगा, 2 डेज को कन्वर्ट करनी पड़ेगी 1 वीक में पहले। तो पहले दे रखा है एवरेज कितना है, 1 वीक में 10 क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वो बोला है कि क्या कर सकते हैं ना, 2 क्वेश्चंस सॉल्व एटमोस्ट 2 क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ एटमोस्ट 0 मतलब 2, मतलब 2 से कम कुछ भी हो सकता है। तो हो सकता है मैं एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, x = 0। हो सकता है मैंने एक ही ओनली 1 क्वेश्चन सॉल्व किया, हो सकता है मैंने 2 क्वेश्चन भी सॉल्व किया। एटमोस्ट मतलब क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 2। एटमोस्ट हमेशा एटमोस्ट मतलब एटमोस्ट लिखा है इसका पीछे, एटमोस्ट मतलब लेस देन इक्वल टू 2 होता है, मतलब लेस देन 2 भी हो सकता है। तो क्वेश्चन मैंने हो सकता है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, आइदर एक क्वेश्चन सॉल्व किया, 2 क्वेश्चन, 3 चीजें हो सकता है x, ठीक है। x = 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चंस हम कर रहे हैं 7 डेज में, ठीक है। 7 डेज में कितना क्वेश्चन कर रहे हैं, 7 डेज में 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं। कैसे इसको सॉल्व करना है, ऐसे करेंगे। तो हाउ मेनी इन 2 डेज, पहले इसको कन्वर्ट करनी पड़ेगी वीक के हिसाब से, एवरेज निकालने हमें। तो 2 दिन में कितना होगा, 7 डेज में 10 क्वेश्चन है, तो 2 डेज में कितना होगा, 10/7 × 2, 2 डेज में कितना होगा 10/7। एक दिन में कितना होगा 10/7, 2 दिन में कितना होगा 10/7 × 2, है ना। 7 दिन में 10 क्वेश्चन कर रहा हूं, तो एक दिन में कितना क्वेश्चन होगा 10/7, ठीक है। 2 दिन में कितना हुआ 10/7 × 2। सो दिस, ठीक है। इतना क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकता हूँ 2 दिन में, ठीक है। पहले हमें वीक टू वीक मतलब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 7, क्योंकि 2 डेज में हमें निकालनी है। तो वीक को 2 डेज में कितना कन्वर्ट करनी है हमें निकालनी पड़ेगी। तो एटमोस्ट 2 क्वेश्चंस इन 2 डेज, ये प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या क्या निकालनी है हमें ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, 1 एंड 2, ये तीनों का प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हुई चीज इक्वल टू, एक्चुअली प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ा है, तो 3 चीज का इकट्ठी निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ऐसे निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ a, b = मैथ में पढ़ा था, a, b = प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b, ये फार्मूला है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, 1, 2 हमें निकालनी है। तो इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग 0 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग 1 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग 2 क्वेश्चन, तीनों को मिलानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके आगे क्या करेंगे, तीनों का फॉर्मूला लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 में क्या आएगी ना, e⁻ कैसे निकाल, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में है, डे वाई मतलब पीरियड के हिसाब से कर रहे हैं। तो e⁻ माइनस कितना आएगी, ये इसका क्या 20/7 है, ये 20/7 होगा ना इसका, 10 × 2/7, ये एवरेज है। 2 डेज का एवरेज कितना है 20/7। तो e⁻ माइनस एवरेज, e⁻ माइनस एवरेज मतलब 20/7 है ना, e⁻ इंटू म्यू एवरेज टू द पावर कितना है x, 0 डिवाइडेड बाई 0 का फैक्टोरियल, ये पहला p प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 निकल गया। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ e1 कैसे होगा, e⁻ -20/7 इंटू 20/7 टू द पावर 1 का एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 का फैक्टोरियल, प्लस 2 का निकालेंगे तो कैसा होगा, प्लस e⁻ -20/7 इंटू 20/7 टू द पावर 2 डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल, ये हमें निकालनी है। ये सारा जब निकालोगे इसकी e⁻ मतलब e होता है क्या ना, लॉगरिथमिक e जो होती है वो वाली है। तो इसकी फिगर कितना आएगा ना 0.44, 44% प्रोबेबिलिटी है दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व, यू विल बी एबल एटमोस्ट 2 क्वेश्चंस इन 2 डेज, एटमोस्ट 2 क्वेश्चंस इन 2 डेज, 44% इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ऐसे हमें सॉल्व करनी है। सो दिस इज कॉल्ड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आपको पीरियड जहाँ पे दे रखा है तो वहाँ पे हम ये वाला पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। ये जो e⁻ है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, e⁻ माइनस जो 20/7 है, इसको आप कैलकुलेटर करोगे e⁻, हमने जैसा ये किया था e⁻, जैसे लॉग एक्चुअली ये लॉगरिथमिक है, तो मैं बता रहा हूँ, गूगल कर लो e⁻,
अच्छा ठीक है, ओके ओके। ई टू द पावर सपोज कितना ई टू द पावर जैसे एक्स है, हाउ टू कैलकुलेट। ठीक है, यहाँ पे ई टू द पावर एक्स है, तो ई टू द पावर जैसे दिया है 20/7, तो यहाँ पे देख लो बता देगा ई टू द पावर कैसे है ना सॉल्व करते हैं। ये एक्चुअली लॉगरिथम यूज करते हैं, आगे पीछे यहाँ पे लॉग लगाओ के यहाँ पे ऐसे कुछ करते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, तो ओके ये करके करना है, ठीक है। ओके ओके ओके। तो ऐसे करके कैलकुलेट, जनरली आपको ये मैथमेटिकली कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, आपको पाइथन में प्रोग्रामिंग लाइब्रेरी यूज करो, अपना आप कर लेगा, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा। करो अपना आप निकालेगा। बट हम मैथमेटिकली भी सॉल्व मतलब जानना जरूरी है, इंटरनली कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद पढ़ेंगे सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ठीक है। आज सेंट्रल लिमिट थ्योरम पढ़ लेंगे, नेक्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे इजी वाला आज पढ़ लेते हैं, फिर वो बाकी सब आएंगे तो हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। आज मैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम बता देता हूँ। सेंट्रल लिमिट थ्योरम और सेंट्रल लिमिट थ्योरम CLT इसको बोलते हैं, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ठीक है। जब हम सैम्पलिंग करते हैं तो वहां पे जनरली इसको हम देखते हैं, ठीक है। सेंट्रल सपोज इसमें क्या है, इसकी थ्योरम क्या बोलता है, इफ एनी सैंपल इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इफ एनी सैंपल if any sample is not normally distributed, कोई सैंपल है जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बेल कर्व में नहीं है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। तो इफ एनी सैंपल इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, तो हमें क्या करना है ना, ट्राई टू, कैसे सैंपल इकट्ठी करना है ना, ट्राई टू टेक द सैंपल एंड फाइंड द मीन, एंड फाइंड द मीन। ट्राई टू टेक द सैंपल ग्रेटर देन 30, 30 से ज्यादा होनी चाहिए, एक लिमिट है, 30 से कम सैंपल नहीं हो चाहिए, ग्रेटर देन 30 रिकॉर्ड्स आपको लेनी है। फाइंड द मीन ऑफ ऑल सैंपल्स, एवरेज उसके लो, ठीक है। ट्राई टू टेक द मीन ऑफ ऑल सैंपल्स, फॉर श्योर है ना, फॉर श्योर द मीन, ऑल द मीन जो आपने मीन निकाला, मीन ऑफ ऑल सैंपल्स, दैट विल बी फॉर श्योर द मीन विल बी will show a normal distribution, will show a normal distribution, ठीक है। मैं अपने लैंग्वेज में लिखा, एक्चुअली गूगल में सर्च करोगे तो इसका मीनिंग और कुछ तरीके में लिखा होगा, बट अपने लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई भी सैंपल आपने इकट्ठी किया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, तो ग्रेटर देन 30 सैंपल्स है, तो उसको उसका मीन निकाल दो, एवरेज निकाल दो, ठीक है। डाटा का एवरेज, सारे डाटा के एवरेज निकालो, तो 100% दैट डिस्ट्रीब्यूशन विल बी ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मीन के सारे मीन का आप एक डिस्ट्रीब्यूशन उसका देखोगे तो दैट विल बी ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम बता रहा है, ठीक है। कंडीशन क्या है ना, जो नंबर ऑफ सैंपल ग्रेटर देन इक्वल टू 30 होना चाहिए, 30 हो या 30 से ज्यादा हो, ठीक है। एक प्रॉब्लम इसकी सॉल्व करके आपको इसको प्रूव करके बताता हूँ कैसे बता रहा है ये। सपोज मैंने 2 डाइसेस अभी बताया मैंने, ये जो लूडो खेलते हैं, ठीक है। सपोज आई थ्रो 2 डाइसेस, सपोज आई थ्रो 2 डाइसेस, 2 डाइस को मैंने फेंका, ठीक है, थ्रो किया एट ए टाइम मैंने 2 डाइसेस को थ्रो कर रहा हूँ, ठीक है। सो मैं क्या, एक डाइस में क्या चांस क्या मिल सकता है मुझे, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है, 6 मिल सकता है, फ्रॉम 1 डाइस मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, डाइस 1, यस सुन लें।
सिमिलरली डाइस 2 से क्या मिल सकता है, वहां पे भी ऐसे मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है, 6 मिल सकता है। यस। ठीक है, यहाँ से क्या प्रोबेबिलिटी क्या क्या निकल सकती है, जैसे मैं एक पहला डाइस को थ्रो कर रहा हूँ तो डाइस कैसे होता है, ऐसे होता है। हाँ तो कॉम्बो बन जाएंगे, वन वहां पे वन के साथ वन, टू भी आ सकता है, तो 3 वन 4 के 5 साथ 6। वन हो सकता है परफेक्टली, वन के साथ ये हो सकता है, ये हो सकता है, वन के साथ वन हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, अगेन 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 36 ठीक है, कॉम्बो बन जाएंगे ऐसे। हाँ सपोज ये कैसे डाइस होता है, ऐसे होता है 1 2, इधर हो गया सपोज 3, इधर ये 4 है डॉट, इधर इधर केवल है 1 2 3 4 है, पीछे वाला सपोज 1 2 3 4 5 है, और ये बैक वाला इधर वाला साइड में 6 है। ठीक है, 6 डॉट्स है। तो ऐसे हमारा डाइस होता है। सपोज इसको थ्रो किया, सिमिलरली अनदर डाइस में थ्रो कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी 1 निकला तो इधर हो सकता है फ्रंट में 2 निकले। सेकंड टाइम जब डाइस थ्रो कर रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर में 2 निकले, यहाँ पे 1 निकले, ऐसे हो सकता है चांस। तो मेरा चांस क्या हो सकता है, पहला डाइस में थ्रो करूंगा तो 1 निकल सकता है, 2 निकल सकता है, कुछ भी निकल सकता है। ये 6 इसी के बीच में ही निकलेगा, 1 to 6, इसका भी 1 to 6। सो इसके परमुटेशन कॉम्बिनेशन सपोज हम देखें तो क्या आएगी मेरी डाटा एक्सेल में। अब इसको करता हूँ मैं, अब इसके बाद एक्सेल यूज करूंगा मैं। एक्सेल पे करते हैं इसको, परमुटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे तो मेरे पास डाटा क्या आएगा ना, पहला रिकॉर्ड आएगी 1,1 सपोज, सेकेंड आएगी। ओके, सो टूडेज टॉपिक इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। दिस इज कॉल्ड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सो व्हाट इज हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अज्यूम्शंस। ठीक है, सपोज मैं बोलूं कि मेरा जो कंपनी एक डिसीजन को क्लेम कर रहा है। सपोज आई एम क्लेमिंग वन डिसीजन कि मेरा नेक्स्ट ईयर द ग्रोथ विल बी 9%। सेल्स पर्सन जो है, द सेल्स डिपार्टमेंट इज क्लेमिंग, ओके, माई ग्रोथ इन द नेक्स्ट मंथ विल बी 9%। ठीक है, सो वी नीड टू प्रूव दैट assumption what the salesperson is giving us to the company is correct or not. Suppose we are going to predict something, okay, and we are claiming that the prediction will be so and so much, okay. Before that you should have to prove that, you should prove that whatever you are claiming, your model is claiming, that is correct, perfect or not, okay. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं सेल्स की बात किया, ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सो एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ। सो लाइक ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, दिख रहा है मेरा स्क्रीन, दिख रहा है? यस। मैन्युफैक्चरर, ओके, ऑफ प्रिंटर, एक प्रिंटर का मैन्युफैक्चरर है ना, प्रिंटर का कार्टेज का मैन्युफैक्चरर है। कार्टेज स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। प्रिंटर कार्टेज का मैन्युफैक्चरर है जिसने क्लेम कर रहा है, क्लेम्स दैट, ठीक है, क्या हो गया, एक मिनट, तो क्लेम दैट, ठीक है, a certain cartridge manufactured by him as a mean printing average, mean मतलब average, ठीक है, printing capacity of at least 500 पेजेस, ठीक है। वो क्लेम कर रहा है कि उसकी जो एटलीस्ट 500 पेजेस, ठीक है। क्या क्लेम कर रहा है कि मेरा जो जितने भी प्रिंटर कार्टेज में बनाता हूँ, एक कार्टेज का क्षमता है, सारे कार्टेज का क्षमता बोल रहा है कि ऑल कार्टेजेस एवरेज 500 पेजेस वो प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। ये उसकी क्लेम है, ठीक है। प्रोडक्शन कंपनी है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, क्या मैन्युफैक्चर कर रहा है? कार्टेज, जो हम प्रिंटिंग निकालते हैं प्रिंटर में जो लगता है कार्टेज। सो उसकी वो बोला है कि
वो क्लेम कर रहा है कि मेरा कैपेसिटी जो है प्रिंटर का 500 पेज, एक कार्टेज का कैपेसिटी 500 पेज प्रिंट कर सकता है, ठीक है। अगेन द क्वेश्चन इज द ओके वन परचेजर, a wholesale purchaser, wholesale purchaser purchaser selects a sample of, ठीक है, 100 cartridge and select them, ठीक है। बड़ा स्लो चल रहा है। 100 cartridge and select them, ठीक है, and test them। उसने क्या किया, उसने बोला, बट उसने क्या किया, 100 कार्टेज सिलेक्ट किया और उसको टेस्ट किया, ठीक है। द मीन प्रिंटिंग कैपेसिटी, मीन हमारा एवरेज, ठीक है, प्रिंटिंग कैपेसिटी ऑफ द सैंपल केम आउट टू बी, यार थोड़ा स्लो चल रहा है टाइपिंग, लिख तो रहा हूँ बट वो स्लो दिख आ रहा है। अब द सैंपल केम आउट टू बी 490 पेजेस, ठीक है। 100 कार्टेज को टेस्ट किया तो जो एवरेज वो लोग दे रहे हैं 490 निकल रहा है, 490 पेजेस, ठीक है। 490 with a standard deviation of 30 पेजेस, ठीक है। 490 पेजेस एवरेज दे रहा है विद स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब ऊपर नीचे 30 पेजेस स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। क्वेश्चन ये है, शुड द परचेजर, होलसेलर जो भी है, परचेजर रिजेक्ट the claim of the manufacturer, फिर क्या यार स्लो चल रहा है, of the manufacturer at a significance level, ठीक है। ये एक्चुअली क्वेश्चन प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास ये है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है ना, एक मैन्युफैक्चरर है जो क्या क्लेम करता है, उसका कार्टेज मैन्युफैक्चरर है, वो बोला कि मेरा एवरेज एक कार्टेज 500 पेजेस प्रिंट करता है, ठीक है। जो परचेजर है उसने 100 कार्टेज को लेकर टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद उसकी प्रिंटिंग एवरेज जो कैपेसिटी निकल रहा है 490 निकल रहा है, बट विथ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 30 पेजेस, ऊपर नीचे 30 पेजेस होता रहता है। सो क्वेश्चन ये कि जो परचेजर है, द मैन्युफैक्चरर क्लेम कर रहा है, उसको एक्चुअली उसको मैन्युफैक्चर का बात सही है गलत है, बट वेदर ही विल एक्सेप्ट रिजेक्ट द क्लेम और एक्सेप्ट द क्लेम, दैट मीन्स he will make the decision to purchase from this manufacturer or will not purchase from this manufacturer. तो क्वेश्चन इज ऑफ द डिसीजन, ओके। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्यों किया जाता है, टू मेक द डिसीजन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है, उसने क्लेम किया कि 500 पेजेस दे रहा है, देन यू आर गोइंग टू टेस्ट इट, ओके। टेस्ट करोगे, सैंपल लेके टेस्ट करोगे, टेस्ट करने के बाद यू नीड टू मेक ए डिसीजन वेदर यू नीड टू व्हाट एवर ही इज क्लेमिंग it is correct or not. If correct, then you go ahead, you give the go ahead, otherwise you do not give the go ahead. ये है प्रॉब्लम एक्चुअली, इसीलिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग करता है। समझ में आया हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्यों किया जाता है?
इस टाइप का प्रॉब्लम है। जैसे कि उसने क्लेम कर रहा है एक चीज़ है, मैन्युफैक्चरर क्लेम कर रहा है मेरे उसी कंपनी से परचेज करनी है, तो डिसीजन कौन लेगा? जो परचेज करने वाला वही डिसीजन लेगा वेदर आई विल बाय फ्रॉम दिस मैन्युफैक्चरर नॉट। ठीक है, तो क्या होगा उसमें सैंपल, उसमें उसे सैंपल मांगोगे, गिव मी सम सैंपल डाटा। सैंपल डाटा लेने के बाद आप उसको एनालिसिस करोगे। जैसे कि सैंपल डाटा लेने के बाद उसने एनालिसिस किया कि 490 पेजेस एक्चुअली देता है एंड विथ स्टैंडर्ड डेविएशन 30 पेजेस। उसको लेके वी नीड गिव ए कंक्लूजन, हमें कंक्लूजन में पहुंचना है, डिसीजन कंक्लूजन कि हमें उसे परचेज करना है नहीं करना है। परचेज करना है मतलब वेदर वी आर एक्सेप्टिंग हिज क्लेम और वी आर रिजेक्टिंग हिज क्लेम। ठीक है, वी आर एक्सेप्टिंग दिस क्लेम इज नथिंग बट द नॉल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि इसमें दो चीज आती है, वन इज द नॉल हाइपोथेसिस, one is null hypothesis and second one is the alternate hypothesis. ठीक है, यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, प्रॉब्लम है कि वेदर विल एक्सेप्ट द क्लेम। एक्सेप्ट क्लेम क्या है ना, 500 पेजेस, एवरेज जो है 500 पेजेस, average is equal to 500, this is the claim of the manufacturer। एवरेज प्रिंटिंग जो करता है 500 पेजेस का, एवरेज प्रिंटिंग इज इक्वल टू 500 पेजेस। ठीक है, दिस इज हिज क्लेम, दिस इज कॉल्ड योर नॉल हाइपोथेसिस। वट एवर ही इज क्लेमिंग दैट इज योर नॉल हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस विल बी, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस H0 को लिखते हैं, नॉल हाइपोथेसिस को सिंबलिक H0 लिखते हैं, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस H1 लिखते हैं। ठीक है, HA भी कुछ लोग लिखते हैं। तो H1 इज इक्वल टू average printing capacity is not equal to 500। if it is not equal to, that means he's telling us the lie। ठीक है, and we should not accept his claim। ठीक है, तो उसके बाद आप you can negotiate the prices whatever it may be। ठीक है, negotiate, otherwise you can decline that we cannot purchase from you because you are telling the lie and your printer capacity is not that much standard, whatever it may be। ठीक है, तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में काम आता है। it gives an idea how to take the decision। ठीक है, so for that reason we are doing this statistical analysis that is called hypothesis testing। so two type of hypothesis testing are there, one is the null hypothesis, second one is the alternate hypothesis। claim is equal to whatever claim is doing, claim decision जिस पे लेना है that is called null hypothesis and the opposite of that is called alternate hypothesis। ठीक है, यहां तक समझ में है? यस राइट। ठीक है, समझ में है ना, क्योंकि इसी बेसिस पे आगे फिर बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरा यहाँ पे लिखा है सिग्निफिकेंस लेवल 5%। हमें डिसीजन लेना है विथ ए सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ 5%। ठीक है, व्हाट इज दिस सिग्निफिकेंस लेवल? सिग्निफिकेंस लेवल होता है क्या, जैसे कि हमने कोई भी हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखते हैं तो इसमें एक सिग्निफिकेंस लेवल होता है। तो सिग्निफिकेंस लेवल एक्चुअली होता क्या है उसके ऊपर मैं बता देता हूँ। दैट इज कॉल्ड, यू कैन से, वन इज द सिग्निफिकेंस लेवल। दो चीज आती है, एक होता है सिग्निफिकेंस लेवल, कुछ टर्म्स है आपको थोड़ा सा इसमें ये करना पड़ेगा। वन इज द सिग्निफिकेंस लेवल, ठीक है, दूसरा है सिग्निफिकेंस लेवल, okay, another is called p value, another is called alpha, okay, another is called that is called, I think that is called alpha critical region। कुछ टर्म्स है, अभी पहले क्लियर करेंगे ताकि आपको दिक्कत है। दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल रीजन एरिया, क्रिटिकल एरिया, सिग्निफिकेंस लेवल बता दिया, सिग्निफिकेंस लेवल, दिस इज क्रिटिकल रीजन, कॉन्फिडेंस इंटरवल, एंड इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस इंटरवल,
ये कुछ टर्म्स है जनरली लोग यूज करते हैं ड्यूरिंग दिस टेस्टिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है। सपोज मैं बोलूँ द सिग्निफिकेंस लेवल एंड द कॉन्फिडेंस, यू कैन से कॉन्फिडेंस इंटरवल, दीज आर टू थिंग्स आर सिमिलर, ठीक है। Two things are similar. P value and alpha. These two things are similar. Some people P value, alpha value, and critical region. These are a separate thing. We'll discuss. Okay. So significance level and confidence interval क्या होता है उसको पहले समझते हैं. What is significance level and confidence interval? Okay. What is significance level? Suppose मैं बोलूँ significance are the significance of 5% significance. Okay. And confidence interval will be the opposite of that. This is not equal to, this is called opposite. Sorry, यहाँ पे मैंने बोल दिया confidence level and your significance level. These are the two things which are actually opposite. ठीक है। सो हमने दोबारा इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको 2-3 बार मैं समझा रहा हूँ। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व विल बी लाइक द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ओके। एंड द एरिया अंडर एनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व विल बी ऑलवेज 100%. टोटल एरिया, द टोटल एरिया अंडर एनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व the total area under any distribution, probability distribution curve, PD curve लिख देता हूँ, will be always 1. 1 is nothing but 100%, ठीक है। सो इसको परसेंटेज वाइज डिवाइड करें तो ये टोटल एरिया कितना परसेंटेज है? 100% है, ठीक है। टोटल एरिया कितना परसेंटेज है? 100% है। एंड सपोज में बिजनेस प्रॉब्लम, जैसे ऊपर हमने प्रिंटर की बात कर रहे हैं, तो हमारा लिखा है हमें कैलकुलेशन करना है, एक्सेप्ट क्लेम को एक्सेप्ट करना है नहीं करना है, कौन सी कॉन्फिडेंस, सॉरी सिग्निफिकेंस लेवल पे। माई सिग्निफिकेंस लेवल इज 5%, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया गया है सिग्निफिकेंस लेवल इज इक्वल टू 5%। तो जब सिग्निफिकेंस लेवल सपोज 5% दिया गया या 10% जो भी ये परसेंटेज होगा, इसको आप सपोज 2 टेल टेस्ट कर रहे हैं। अभी हम चेक करेंगे कौन सी टेल टेस्ट हम करेंगे इसमें, बट एक्चुअली सपोज हमने 2 टेल टेस्ट कर रहे हैं तो जनरली इसको 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर इक्वल डिवाइड करोगे, तो 5% को इक्वल डिवाइड करोगे 2 पे, तो 1 आ जाएगा 2.5%, अनदर विल बी 2.5%, ठीक है। 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो ये जो एरिया आपका ये रहेगा इधर, दिस वन ए रेड एरिया, ठीक है। एंड इधर जो रेड एरिया है ये आपका ले गया कितना? 2.5% इधर, 2.5% इधर, राइट। लेने के बाद बच गया कितना? बच गया आपका 95%। सपोज 95% बच गया, तो 95% जो बच गया आपका, तो ये टोटल 100% था, तो ये जो एरिया है 95% यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। एंड ये जो एरिया है, ये जो दोनों, ये रेड वाला एरिया, द रेड एरिया, ये दोनों एरिया को बोलते हैं, ये दोनों एरिया को मैं यहां पे एरो करके लिखता हूं, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल रीजन। सपोज आपकी प्रोबेबिलिटी, आपके पास प्रॉब्लम आया, एक क्लेम आया, आपको उसको डिसाइड करना है वेदर आई विल एक्सेप्ट दैट क्लेम और नॉट। तो आप जब टेस्ट करोगे, टेस्ट करने का तो पी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी वैल्यू निकलता है। तो इफ योर पी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी वैल्यू लाइज इनसाइड दिस, इफ, मैं यहां पे लिख देता हूं, इफ पी वैल्यू लाइज विद इन confidence interval CI, then we'll accept, implies we'll accept the claim, accept the null hypothesis, accept the null hypothesis. Null hypothesis is nothing but the claim, accept the claim you can say, ठीक है। इन अदर साइड आप बोल सकते हो if your p value lies in any रीजन ऑफ एनी ऑफ क्रिटिकल रीजन, इधर लेफ्ट हो सकता है, राइट हो सकता है, एनी ऑफ क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन किधर है? रेड वाला एरिया, ठीक है। क्रिटिकल रीजन
whether it is left or right. ठीक है, if it is lies within this area, red area, then you should reject the null hypothesis, reject the claim. Reject null hypothesis, that means reject the claim. So this is the fundamental understanding of how to calculate the null hypothesis, how to make the decisions. Okay, so this is the fundamental. Main reason है हमें how to calculate this p value, how to get this p value, the probability value. If I will get this p value, then I will check whether my p value, my probability lies between this area or this area. If it lies in this area, then I will accept. If it not lies, it lies outside of this area, then I will reject the claim. And this 90%, 2%, the rejection area or critical region, how to calculate that one? It depends on your confidence level, how much confidence level you are considering. Okay, so this is the अंडरस्टैंडिंग. ओके, सो हमने यहाँ पे कवर किया व्हाट इज द पी वैल्यू. तो अभी यहाँ पे जो टर्म्स हमने लिखा था, तो डिफरेंट टर्म के ऊपर डिस्कस कर रहे थे. तो क्या क्या टर्म्स थे? सिग्निफिकेंस लेवल हमने अंडरस्टैंड करिए व्हाट इज द सिग्निफिकेंस लेवल. इफ सिग्निफिकेंस लेवल इज 5%, वी नीड टू डिवाइड इट इन 2 पार्ट्स फॉर लेफ्ट एंड राइट. Okay, if you are doing the left and right test, okay, if you are doing only the right test, I'll keep as I'll divide and will keep. Okay, so it depends on. So we are doing the both test, left and right test, then we have to divide it by 2. So this is the significance level. P value is the probability value. Will get this value after my testing. जो हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे, the statistical testing जो भी होगा, that will get the p value from there. Okay, alpha is nothing but the significance, you can say. Okay, now alpha and p value, these are both are same. P value and alpha both are the critical region and the confidence interval. The two things are opposite. Okay, critical region and confidence interval. If critical region is it comes from the significance level. If significance is 5%, then the left hand side 2.5% will be, and right hand side of this 2.5% will be your critical region, and the center except this critical region, the other region is called your confidence interval. Okay, if your p value, probability value, lies in this confidence interval, that means we will accept the null hypothesis. If it lies in this critical region, we have to reject the null hypothesis. This is the fundamental. यहाँ तक समझ में आया नहीं आया बताओ. उसके बाद हम मैंने अभी p वैल्यू हाउ टू कैलकुलेट, दैट विल डिस्कस. हमने डिस्कस नहीं किया, बट ये फंडामेंटल है. फंडामेंटल समझ में आया नहीं आया. उसके बाद हम डिफरेंट टेस्टिंग के ऊपर जाएंगे. जेड टेस्ट है, पी टेस्ट है, देन ए बी टेस्टिंग, डिफरेंट टेस्टिंग्स आर देयर. We'll do that. T-test is there. यहाँ तक तो अभी तक ठीक ही लग रहा है भाई. उसके बाद हम एक प्रॉब्लम लेके करेंगे. समझ में आया? हाँ सर, यहाँ तक क्लियर है. यहाँ तक क्लियर है, ठीक है. सो दिस इज सिग्निफिकेंस लेवल. दिस इज एक्चुअली अल्फा सिग्निफिकेंस लेवल. ओके, ये अल्फा इज नथिंग बट द सिग्निफिकेंस लेवल. ओके, सो क्रिटिकल रीजन मैंने बता दिया, ये बता दिया, वो बता दी. अब आएंगे सीधा हम टेस्टिंग था. ओके, वन टेल टेस्ट, टू टेल टेस्ट कहाँ पे करेंगे, ठीक है, वो एक इम्पोर्टेंट है. इसके ऊपर चलते हैं.
सपोज अनदर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे, आगे को सॉल्व करेंगे, पी वैल्यू निकालेंगे, सब कुछ निकालेंगे, ठीक है। पहले मैं फंडामेंटल्स क्लियर करता हूँ, उसके बाद प्रॉब्लम को चलेंगे। तो नेक्स्ट फंडामेंटल ये है कि व्हाट इज द लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट कहाँ पे, लेफ्ट टेल एंड राइट टेल कहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। एक एग्जाम्पल है, उसके ऊपर में डिस्कस करते हैं, फिर आएंगे इसके ऊपर दोबारा, इसी एग्जाम्पल में दोबारा आएंगे। तो एक एग्जाम्पल है कि सपोज एक मैच बॉक्स कंपनी है, ठीक है। सो ही इज क्लेमिंग दैट ऑल माई मैच स्टिक्स, मतलब जो भी मैच स्टिक्स है उसकी डायमीटर 0.5 mm है, ठीक है। A matchbox company claims that his all the matchsticks is having a diameter of 0.5. Suppose यहाँ पे लिखता हूँ matchstick diameter is equal to 0.5 millimeter, ठीक है, ये उसकी क्लेम है, ठीक है। So I need to check whether I need to approve this claim or I will disapprove this claim, whether I will accept this claim or I will reject this claim. So hypothesis testing में क्या होता है, whether I will accept or reject this claim, we need to check whether I will accept or reject. मतलब accept बोल सकते हो या approve और disapprove बोल सकते हो, that the same thing, approve करूँ या ना करूँ, ठीक है। सो सिलेक्ट क्या करेंगे, सैम्पल लेंगे, पहले सैम्पल आपको लेनी पड़ेगी, यू हैव टू कलेक्ट द डेटा, कुछ सैम्पल डाटा आपको लेना पड़ेगा, देन वी नीड टू टेस्ट द स्टैटिस्टिकल टेस्ट करोगे, उसके बाद आप जाके डिसीजन पे आओगे वेदर आई विल एक्सेप्ट दिस थिंग और आई विल रिजेक्ट दिस थिंग, वट एवर क्लेम बाय दिस मैचस्टिक्स, ठीक है। सो सिलेक्ट 100 स्टिक्स अपने सपोज सिलेक्ट किया, वी सिलेक्ट 100 स्टिक्स आउट ऑफ फ्रॉम दिस कंपनी एंड सॉरी 100,000 स्टिक्स, ओके। रैंडमली हमने सिलेक्ट किया, रैंडमली विल सिलेक्ट रैंडमली, मतलब रैंडमली जाके सिलेक्ट किया एंड मेजर किया, विल मेजर एंड मेजर करने के बाद हमने देखा कि हमने क्या किया ना, कुछ डाटा हमने इकट्ठी किया, ठीक है। हमने सबकी डायमीटर कैलकुलेशन की, 100,000 स्टिक जितने भी 100 होंगे 100,000 जो वट एवर वी हैव कलेक्ट द सैम्पल, हमने एक सैम्पल की क्या क्या डायमीटर इकट्ठी किया। अदरवाइज उनकी कंपनी में भी डेटा होता है, तो रैंडमली जितने भी उसकी डाटाबेस है, डाटाबेस में सारे स्टिक का सपोज मेजरमेंट ऑलरेडी है उनके पास, तो हमने उनके डाटाबेस से रैंडमली कुछ डाटा पिक किया, ठीक है, चेक करने के लिए वेदर वट एवर द एवरेज डायमीटर इज टेलिंग दैट एवरेज डायमीटर इज 0.5 mm, एवरेज नॉट एग्जैक्ट, is telling that my average diameter of all matchsticks is 0.5 mm. So you need to check this one whether it is correct or not. So हमें कुछ सैम्पल इकट्ठे किया, 100,000 स्टिक्स का सैम्पल जो भी डाटा उसके डाटाबेस में था वहाँ से पिक किया, पिक करने के बाद हमने रैंडमली पिक किया, ठीक है। तो हमने चेक क्या करेंगे, क्या चेक करेंगे यहाँ पे हमारा नॉल हाइपोथेसिस क्या होगा, दो चीज डिसीजन लेने से पहले हमें नॉल हाइपोथेसिस को डिसाइड करना है। नॉल हाइपोथेसिस है कि मैचस्टिक इज हैविंग diameter 0.5, that means your hypothesis testing is that the diameter is equal to the average of diameter is equal to 0.05. This is your claim, okay. And what will be your alternate hypothesis? Depending on alternate hypothesis, you will come to the conclusion whether it will be a left tail test or right tail test or both tail test, ठीक है। सो अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा ना, इफ रैंडमली हमने सिलेक्ट किया, एवरेज किया, इफ द एवरेज ऑफ ऑल रैंडमली सिलेक्टेड सैंपल, यू कैन से सैंपल, सो उसकी सैंपल का जो डाटा हमने उसका एवरेज आउट किया, इफ एवरेज ऑफ सैंपल ऑफ डायमीटर is less than 0.055 or if average of sample of diameter is greater than 0.05, then I will have to reject the claim, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरफ हमें चेक जब करोगे, हम हमेशा अल्टरनेट हाइपोथेसिस को ध्यान में रखना है, ये हमें चेक करना है, ठीक है। तब जाके ये इसका क्लेम है, हमें चेक क्या करना है, उसका अपोजिट तरफ पे जाना है, हमें चेक करना है कि कोई इसमें से कोई मैचेस जो है लेस तो नहीं है 0.05 में या ग्रेटर देन 0.05 तो नहीं है, ठीक है। ये है तो हम उसका क्लेम को रिजेक्ट कर देंगे,
और एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सो हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस टेस्ट की तरफ से जाते हैं। तो इसी से को देख के हमें डिसाइड करना है कि हमें दोनों तरफ टेस्ट करना है या एक ही तरफ टेस्ट करना है। सपोज एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोनों तरफ हमें 0.05 सपोज मिडिल में है, हम उसका लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ हम चेक कर रहे हैं। सो इट विल बी टू टेल टेस्ट, टू टेल टेस्ट यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों तरफ को दोनों जो भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा उसको 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, देन विल टेस्ट। सो दैट विल बी टू टेल टेस्ट। सपोज यहाँ पे क्लेम में उसने बोला कि ऑल माई एवरेज ऑफ द डायमीटर इज एवरेज ऑफ ऑल मैस्टिक डायमीटर इज ग्रेटर देन मेरा जो है 6 मिलीमीटर से ज़्यादा, मतलब कम होगा, ज़्यादा हो नहीं सकता है। मेरा जो मैस्टिक का डायमीटर है उसने क्लेम अलग कर रहा है, यहाँ पे एग्जैक्ट इक्वल दे दिया एवरेज। और दूसरा बोला है कि एवरेज ऑफ मैस्टिक डायमीटर में भी द एवरेज विल बी ऑलवेज लेस देन 0.05 मिलीमीटर। सपोज ये क्वेश्चन होता तो क्या होती है, आप क्या टेस्ट करते हैं? तो आप क्या एक ही तरफ टेस्ट करोगे, वेदर इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सपोज यहाँ पे 0.5 सपोज ये तुम्हारा लाइन है, यहाँ पे 0.05 है, आप इधर टेस्ट करोगे इधर का 0.05 से ज़्यादा है या नहीं है, क्योंकि ये इधर का वो क्लेम कर रहा है, इधर वो क्लेम कर रहा है कि मेरा स्टिक जो है लेस देन है। तो आपको 0.05 से स्टार्ट करके ऊपर जितने भी आपके सैंपल्स है ये सब टेस्ट करनी है कि वेदर दीज आर ग्रेटर देन है या नहीं है। तो मतलब एक तरफ आप टेस्ट कर रहे हो, तो दिस इज विल बी राइट टेल टेस्ट। सपोज यहाँ पे उसने क्लेम करता माई मैस्टिक डायमीटर इज it will be always greater than 0.6 mm, then there will be left tail test. So depending on the business problem or the claim के ऊपर डिपेंड करता है whether you will do this left tail test or right tail test or both tail test or not. समझ में आया? तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ से हमें हमेशा अल्टरनेट हाइपोथेसिस से हमें डिसीजन लेते हैं कि हमें ये टेस्ट करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, या ओनली एक ही तरफ टेस्ट करना है, ओनली लेफ्ट करना है, ओनली राइट करना है या बोथ टेल टेस्ट। मतलब 2-3 तरीके होते हैं, ओनली लेफ्ट टेस्ट, ओनली लेफ्ट, ओनली राइट और बोथ। तो 3 तरीके के टेस्ट होते हैं। तो हमें उसी हिसाब से हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो दिस इज द बेसिक ऑफ लेफ्ट, कहाँ पे लेफ्ट टेल टेस्ट करना है, कहाँ पे राइट टेल, कहाँ पे बोथ करना है, ये यहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग लेना है। तो ये था आपकी क्या बोलते हैं उसको, हाइपोथेसिस का बेसिक आइडिया। समझ में आया नहीं आया? ये जैसे 3 टाइप के हो गए, 2 टेल, लेफ्ट और राइट, इसमें से फिर हम मतलब डिसीजन हम कैसे मेक करेंगे कि कौन सा एप्लीकेबल होगा? लेफ्ट टेल टेस्ट पे हमें उसका अलग प्रोसीजर है, हाउ टू गेट द पी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी वैल्यू। राइट के लिए अलग है, हमें है, मैं डिफरेंट पे सिनेरियो बताऊंगा कौन सी सिनेरियो में कौन सी टेस्ट करना, अलग अलग टेस्ट होता है। मतलब ये हमने ये नहीं समझा ना कि हाउ टू गेट पी वैल्यू, ये नहीं समझ आया है ना, अभी नहीं देखा हमने अभी नहीं समझा है। तो वो कैलकुलेशन करने के बाद तब निकलेगा, पी वैल्यू निकलने के बाद हम फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल के ऊपर डिपेंड करके हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट कैसे एक्सेप्ट करना है, कैसे रिजेक्ट करना, अभी पढ़ा नहीं है। अभी हम जस्ट अब बेसिक पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग को हमें कैसे करना है और डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज क्या है, ये हमने अभी पढ़ा है। बट हाउ टू टेस्ट, हाउ टू नेग्लेक्ट, हाउ टू गो टू द डिसीजन, दैट विल डिस्कस विथ ए बिजनेस प्रॉब्लम। डिफरेंट ये लेंगे, क्या बोलते हैं, क्वेश्चंस लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब समझ में आ जाएगा। ये तो बेसिक आइडिया है। ठीक है भाई, ठीक है, ये बेसिक आइडिया है कि आपको इसको 1-2 बार, ये जो रिकॉर्डिंग में अभी भेजूंगा, इसको 1-2 बार आपको कर लेना, गो थ्रू करना। क्यों कन्फ्यूजन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जनरली कन्फ्यूज होते हैं कि हम H0 और H1। तो इसका जो इसको हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, इसका बेसिकली यूज यही है कि मतलब डिसीजन मेकिंग के लिए कि हमें पी वैल्यू के बेसिस पे ये मशीन लर्निंग में 95% में मशीन लर्निंग प्रॉब्लम में ये यूज किया जाता है जनरली। सपोज अच्छा, आपकी मशीन लर्निंग मॉडल क्लेम करता है कि 95% कॉन्फिडेंस, 95% क्या बोलते हैं इसको, दे रहा है आपकी मॉडल प्रेडिक्शन करेक्ट कर रहे हैं, मतलब 95% करेक्ट प्रेडिक्शन कर रहा है मॉडल में, 95% करेक्ट प्रेडिक्ट कर रहा है। ठीक है, तो 95% करेक्ट प्रेडिक्ट कर मशीन लर्निंग मॉडल इज गिविंग, ओके, आउट ऑफ ऑल द डाटा सेट्स, है ना। तो आपको डिसीजन लेना है, ठीक है, वेदर विल
सपोज 5 मॉडल है, एक मॉडल 95%, एक 94, एक 93, एक डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट मॉडल का डिफरेंट परफॉर्मेंस है। तो आपको डिसीजन लेना, कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी बिजनेस में भी आपका डिसीजन लेना होता है। आपने डाटा, आपके पास पूरी डाटा दे देंगे तो ये डाटा आपको कंसिडर करना है नहीं करना है, ठीक है। ये दिस डाटा विल बी फिट फॉर योर मॉडल और नॉट, ऑन दैट वे ऑल्सो यू नीड टू डू द टेस्टिंग। तो इसके लिए कोई टूल्स अलग से आते हैं, जैसे हम वो क्या कहते हैं पहले करते थे स्टैटिस्टिक्स में? पाइथन में स्टैटिस्टिकल मॉडल है, उसको यूज करके आपको निकालोगे पी वैल्यू। अच्छा अच्छा, पी वैल्यू आपको ठीक पी है। वैल्यू पता है, आपको ये आइडिया सारे सिस्टम पता है, तो आप अपने आप कर सकते हो, अदरवाइज देयर इज नो सच टूल लाइक दैट। अच्छा अच्छा, हाँ मतलब वही, मतलब मैं वो लाइब्रेरी जानना चाह रहा था कि जैसे पाइथन में जैसे लाइब्रेरी में पी कोई लाइब्रेरी है कि नहीं? लाइब्रेरी ऑलरेडी दिया है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मतलब स्टैटिस्टिकल वो है। ठीक है, बट आपको समझ में नहीं आ रहा है वो पी वैल्यू लेके क्या करोगे? आपको ये पूरी कहानी पता होनी चाहिए ना, किसको पता होना चाहिए, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एक्सेप्ट किसको करना है, रिजेक्ट किसको करना है, कौन से डिसीजन Right, right. सही है, कौन सा डिसीजन सही नहीं है, ठीक है। तो तो जो ये टू टेल वाले होते हैं तो मेजरली ये रिजेक्ट ही होते होंगे फिर? कौन सा? जो टू टेल वाले हैं, मतलब जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, वो तो रिजेक्ट ही होती होगी। देखो दो चीजें हैं, सेम चीज है। आप आइदर देखो, अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं। सपोज अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हमने रिजेक्ट किया, तो ऑब्वियसली क्लेम एक्सेप्ट किया आपने, अल्टरनेट है ये, उसका अपोजिट है, राइट, सही बात है। इसको रिजेक्ट किया तो आप, दैट मीन्स यू आर एक्सेप्टिंग द क्लेम। इफ यू आर एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस, दैट मीन्स यू आर रिजेक्टिंग द क्लेम, राइट, ठीक है। ठीक है, ठीक है, फेयर इनफ। तो ये तरीका है, दिस इज द जस्ट टू अपोजिट ऑफ ईच अदर, H0 एंड H1। तो आपको, लेकिन आपको जो टेल टेस्ट कौन से टेल करना है ये आपको यहाँ से पता चलता है, अल्टरनेट से, ठीक है। एंड ऑलवेज यू टेस्ट दिस नल हाइपोथेसिस, इफ यू आर एक्सेप्टिंग इट देन यू आर एक्सेप्टिंग द क्लेम, इफ यू आर रिजेक्टिंग इट्स फाइन, ठीक है। सो ये आपकी जनरल ओवरव्यू था, बेसिक आइडियाज ऑन हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड व्हाट इज द डिफरेंट टर्मिनल सिग्निफिकेंस लेवल क्या है, क्रिटिकल रीजन क्या है, कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है, व्हाट इज पी वैल्यू, व्हाट इज योर क्या बोलते हैं उसका अल्फा क्या है, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करना। अल्फा क्या होता है बताओ, ये सब टर्मिनल कल में पूछूंगा, व्हाट इज अल्फा, व्हाट इज क्रिटिकल रीजन, व्हाट इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल, तब जाके मैं आगे जाके प्रॉब्लम में, अदरवाइज समझ में नहीं आएगी कुछ भी। हाँ मतलब जो राइट टेल लेफ्ट टेल हो गई, ये तो क्रिटिकल रीजन में आ गया ना। कैसे क्रिटिकल रीजन? हाँ यस, लेफ्ट और राइट का जो एरिया है, तो अल्फा नहीं समझ आया, अल्फा क्या बताया आपने? अल्फा इज योर सिग्निफिकेंस लेवल, दैट इज नथिंग बट योर अल्फा, अच्छा अच्छा, ठीक है। सिग्निफिकेंस यहाँ पे कहीं पे लिखा था मैंने, उसको सिग्निफिकेंस लेवल को अल्फा कहते हैं, ये सिग्निफिकेंस, दिस इज अल्फा, ठीक है। सिग्निफिकेंस लेवल को अल्फा बोलते हैं, ठीक है। एंड सिग्निफिकेंस लेवल एंड अल्फा, दीज आर बोथ आर सेम, ठीक है। एंड क्रिटिकल रीजन एंड कॉन्फिडेंस आर देयर अपोजिट, ठीक है। एंड राइट, and p value will get from your after the testing, whatever the value will get, that is called your p value, okay। आफ्टर टेस्टिंग, जो टेस्टिंग अभी करेंगे, जो मैथमेटिकल फार्मूला भी बताऊंगा, जो भी हम करेंगे टेस्टिंग, दैट विल गेट, आफ्टर दैट विल गेट द पी वैल्यू, आफ्टर गेटिंग पी वैल्यू देन विल मेक द डिसीजन। कैसे करेंगे? इफ पी वैल्यू, योर प्रोबेबिलिटी वैल्यू लाइज विद इन कॉन्फिडेंस इंटरवल, देन विल एक्सेप्ट, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। If your p value, whatever you calculate, if it is lies inside this 95%, inside this area, confidence level, confidence interval area में जो fall कर रहा है, then will accept the null hypothesis. If it is lies in this critical region, then will reject the null hypothesis. ठीक है? So it depends on your p value. Okay, whatever you will calculate after the statistical method. And if it is fall inside this confidence interval, then we'll accept. If it is fall in this critical region, then we'll reject. And this is accept. ठीक है, this will reject. ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। सो ये बेसिक आइडिया है। देन हम नेक्स्ट क्लास में इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, डिफरेंट क्वेश्चन से। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें यार कब ख़त्म करेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके देन आज के लिए ये है। इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना, वीडियो में आज अपलोड कर देता हूँ।
तो हाँ जी भाई, इसको अपलोड कर दीजिए। हाँ हाँ ठीक है। दोनों आए नहीं, ठीक इसको है। शैलेश को बोलना कल कैसे भी करके ज्वाइन करे, ठीक है। एक हाँ, वो उसका थोड़ा situation क्या है डेली पता का नहीं है, देखो बोलता बात हूँ। करके अंकित, अगर हम हाफ एन हाँ, करूँगा अभी तो। आवर डेली क्लास कर पाए तो। चलो सबसे बात करो, देखो सब अवेलेबल है कि नहीं, क्या बैंडविड्थ ऑल्टरनेट या बैक होती डेली है तो सबके थोड़ा साथ। स्पीड अप हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है, ठीक है, राइट ओके राइट, ठीक ओके। है।